हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। और आज से अपन सिस्टमिक पैथोलॉजी स्टार्ट कर रहे। अब सिस्टमिक पैथोलॉजी के अंदर अपन अपनी बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स की पैथोलॉजी यानी कि डिजीजेस के बारे में बात करेंगे। अपन अपने सीवीएस के बारे में बात करेंगे, रीनल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जीआई ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, जेनाइटल ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, स्किन हो गया, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो गया, ऐसे कई सारे सिस्टम्स की डिजीजेस अपन सिस्टमिक पैथो के अंदर पढ़ने वाले हैं। और जो फर्स्ट सिस्टम जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है सीवीएस यानी कि अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब देखिए, अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर एक तो अपना हार्ट होता है, और अपना हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता है। और ये ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रैवल करता है। किस में ट्रैवल करता है? ब्लड वेसल्स में ट्रैवल करता है। अब ब्लड की जो डिजीजेस होती है वो हिमेटोलॉजी का टॉपिक हो गया, तो वहीं जो हार्ट की और ब्लड वेसल्स की डिजीज होगी वो सिस्टमिक पैथोलॉजी का टॉपिक है। तो जो फर्स्ट चैप्टर जो अपन सिस्टमिक पैथो में पढ़ने वाले हैं वो है ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक्स। नाम से पता चल रहा है कि अपन आर्टरीज, वेन्स, इन सब की डिजीजेस की बात इस चैप्टर में करेंगे। तो अपन कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इस चैप्टर में आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस की। और इस आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस के अंदर एक सब टॉपिक आता है जो कि है एथेरोस्क्लेरोसिस का, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इसके अलावा अपन इस चैप्टर के अंदर वेस्क्यूलाइटिस के बारे में पढ़ेंगे, अपन एन्यूरिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में अपन वेस्क्यूलर एंड पेरीवेस्क्यूलर ट्यूमर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, आज का जो लेक्चर है वो आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस के ऊपर है। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर अपन बात करें आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस की, तो सबसे पहले अगर अपन इस टर्म को ही ब्रेक करें तो टर्म आर्ट्रियो का मतलब क्या है? आर्टरी, ठीक है। स्क्लेरो का मतलब क्या हो गया? हार्डनिंग। क्या बोल रहे हैं? हार्डनिंग। और ऑसिस का मतलब होता है एबनॉर्मल कंडीशन, यानी कि एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन जिसमें आर्टरी की क्या होगी? हार्डनिंग होगी। ये चीज अपन टर्मिनोलॉजी से ही समझ सकते हैं। अब इसके डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस के अंदर वो सारी की सारी कंडीशंस आएगी जिसके अंदर आर्ट्रियल वॉल की थिकनिंग और हार्डनिंग होगी ड्यू टू डीजनरेटिव चेंजेस। क्या बोला मैंने? कि सारी कंडीशंस आएगी जिसमें आर्ट्रियल वॉल की थिकनिंग एंड हार्डनिंग होगी। तो अब सारी कंडीशन में कौन कौन सी कंडीशन आ सकती है? इधर देखिएगा कि जो आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस होता है उससे अपन 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? पहला अपन कह रहे हैं सिनाइल आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, जो कि टर्म से ही अपने को क्लियर हो रहा है कि सिनाइल का मतलब ही ओल्ड एज होता है, तो ये अपने को ओल्ड एज में ही देखने को मिलेगा। और ये सिनाइल आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस के अंदर आर्टरीज अफेक्ट होती है, ठीक है। सेकंड जो है वो है हाइपरटेंसिव आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार आप डिफरेंस देखिए स्पेलिंग में, ये आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस है, ये आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस है। क्यों? क्योंकि ये आर्ट्रियोल्स को अफेक्ट करता है, इसलिए इसे अपन कहेंगे आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है वाइवा के अंदर आपसे पूछ ले कि आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस और आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस में क्या फर्क होता है। आपको पता होना चाहिए कि आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस के अंदर आर्ट्रियोल्स अफेक्ट होते हैं। समझ आई बात? थर्ड अपन बात कर रहे हैं मॉन्केबर्ग आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस की। और मॉन्केबर्ग आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस को मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस भी कहा जाता है, जो कि आर्टरीज को अफेक्ट करता है। और लास्ट में अपन कह रहे हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है इन चारों में से। कि सबसे कॉमन अपन देखेंगे टाइप ऑफ आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस क्या होगा? एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, और ये भी आर्टरीज को ही अफेक्ट करेगा। समझ आई बात? अब एक एक करके अपन इनकी बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं सिनाइल आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस की। अब देखिए, ये सब बताने से पहले एक बेसिक आइडिया मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि जो अपनी आर्ट्रियल वॉल होगी, जो अपनी वेसल वॉल होगी, उसके अंदर टोटल 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? एक तो अपन कहते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया। क्या कहते हैं? ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ये ट्यूनिका एडवेंटिशिया आउटर मोस्ट लेयर होती है। सेकंड अपन बात कर रहे हैं ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो मिडल लेयर होती है। तो वहीं थर्ड अपन बात कर रहे हैं ट्यूनिका इंटीमा, और ये जो ट्यूनिका इंटीमा होती है वो इनरमोस्ट लेयर होती है। और ये जो आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस की चारों कंडीशन अपन ने बोली, उसमें ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा ही अफेक्ट होती है। ट्यूनिका एडवेंटिशिया कॉमनली अफेक्ट नहीं होती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ट्यूनिका मीडिया और इंटीमा ही अफेक्ट होती है, एडवेंटिशिया इतना कॉमनली अफेक्ट नहीं होती है। समझ आई? अब अपन बात करते हैं सिनाइल आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस की। देखिए, ये जो सिनाइल आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस है वो एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये ओल्ड एज के अंदर देखने को मिलता है, और ज्यादातर आर्टरीज के अंदर देखने को मिलता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आर्टरीज के अंदर सिनाइल आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा। अब इसमें होगा क्या? इसके अंदर ट्यूनिका मीडिया और जो ट्यूनिका इंटीमा होगी आर्टरीज की, अपन ने बोला ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा ही अफेक्ट होती है। तो ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा जो होगी आर्टरीज की, उसकी थिकनिंग होगी। क्या होगी? थिकनिंग होगी। इतना समझ आया? नेक्स्ट अपन कह रहे हैं कि सिनाइल आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस के अंदर
पैथोलॉजी क्या होगी। तो इसमें दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एक तो अपन कह रहे हैं फाइब्रो इलास्टोसिस, दूसरा अपन कह रहे हैं इलास्टिक रीडुप्लीकेशन। देखिए फाइब्रो इलास्टोसिस का मतलब क्या है कि जो इलास्टिक और जो कोलेजन टिश्यू होगा वेसल वॉल के अंदर वो इंक्रीज कर जाएगा, और जब इलास्टिक और कोलेजन टिश्यू इंक्रीज कर जाएगा उसकी वजह से ट्यूनिका इंटीमा और ट्यूनिका मीडिया की थिकनिंग होगी, याद रहेगा। सेकंड अपन बात कर रहे हैं इलास्टिक रीडुप्लीकेशन। अब देखिए इस टर्म को सुन के तो ऐसा लगेगा कि इलास्टिक लेमिना का रीडुप्लीकेशन मतलब वो डुप्लीकेट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में इलास्टिक लेमिना की यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है। क्या होती है? स्प्लिटिंग होती है, और उस स्प्लिटिंग को अपन कह रहे हैं रीडुप्लीकेशन। समझ आई बात। अब सिनाइल आर्टरी स्क्लेरोसिस के अंदर सिस्टमिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, और वो भी एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ये तो अपन ने बात करी सिनाइल आर्टरी स्क्लेरोसिस की। नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे हाइपरटेंसिव आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस की। किसकी बात करेंगे? हाइपरटेंसिव आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस की। अब एग्जाम में इसके ऊपर शॉर्ट नोट बन सकता है, या तो आपको डायरेक्ट कह देंगे कि भाई हाइपरटेंसिव आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस के ऊपर आप शॉर्ट नोट लिखिए, या फिर वो घुमा के आपसे क्वेश्चन देंगे कि वेस्क्यूलर चेंजेस इन हाइपरटेंशन के बारे में लिखिए। दोनों बात एक ही है, चाहे ये बोला जाए चाहे ये बोला जाए, आपको कंटेंट वही लिख के आना है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब देखिए अगर अपने को हाइपरटेंसिव आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस समझना है तो उसके लिए अपने को पहले हाइपरटेंशन समझना पड़ेगा, हाँ कि ना। तो देखिए सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन के स्टेजेस की। हाइपरटेंशन का मतलब क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। लेकिन कब कहेंगे कितना ब्लड प्रेशर हाई होना चाहिए तब अपन जाके हाइपरटेंशन कहेंगे। तो उसमें अपन बात कर रहे हैं स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन की, जो कि ब्लड प्रेशर की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। समझ आई बात। अब देखिए अगर ब्लड प्रेशर की वैल्यू 120/80 mmHg से कम है, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg से कम हो और डायस्टोलिक प्रेशर अगर 80 mmHg से कम है, तो वो नॉर्मल कंडीशन होगी। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 129 हो जाए, लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर अभी भी 80 mmHg से कम है, सिर्फ सिस्टोलिक बड़ा है, तो इस कंडीशन को अपन कहते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। और इसी चीज के लिए पहले एक टर्म यूज में ली जाती थी, वो थी प्री हाइपरटेंशन। आजकल ये टर्म यूज में नहीं ली जाती है, ये एक ओल्ड टर्मिनोलॉजी है कि भाई प्री हाइपरटेंशन मतलब हाइपरटेंशन से पहले वाली कंडीशन, नॉट येट हाइपरटेंशन। अभी हाइपरटेंशन हुआ नहीं है। समझ आई बात। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि अगर ब्लड प्रेशर की वैल्यू 130 से 139 हो जाए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से 139 हो जाए, वहीं डायस्टोलिक प्रेशर 80 से 89 mmHg अगर हो जाता है, तो उससे अपन कहते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन। क्या कहेंगे? स्टेज 1 हाइपरटेंशन, जो कि माइल्ड हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है, और ये ज्यादातर कंडीशंस में असिम्प्टोमेटिक होती है, यानी कि सिम्टम्स होंगे हाइपरटेंशन के वो अपने को नहीं देखने को मिलेंगे स्टेज 1 में। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अपन कह रहे हैं कि अगर ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 या 140 से ज्यादा हो जाए, और वहीं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 या 90 mmHg से ज्यादा हो जाए, उसे अपन कहते हैं स्टेज 2 हाइपरटेंशन। और इसे ही अपन कहेंगे एस्टैब्लिश्ड हाइपरटेंशन, जहां पे हाइपरटेंशन के सिम्टम्स अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है। और यहाँ पे फिर ज्यादातर केसेस में ड्रग थेरेपी की यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इतना समझ आया। नेक्स्ट अपन कह रहे हैं कि अगर ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 या उससे ज्यादा हो जाए और डायस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg या उससे ज्यादा हो जाए, अगर ये वाली कंडीशन हो रही है, तो इससे अपन कहते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से समझेगा। अब ये जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस की कंडीशन है वो फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकती है। एक तो होता है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, तो एक होता है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। क्या मतलब है वो समझिएगा। देखिए हाइपरटेंसिव अर्जेंसी के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 या उससे ज्यादा, वहीं डायस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg या उससे ज्यादा होगा। लेकिन हाइपरटेंसिव अर्जेंसी के अंदर कोई भी एक्यूट ऑर्गन डैमेज नहीं होगा, कोई ऑर्गन डैमेज शॉर्ट टर्म कंडीशन में नहीं होगा, ध्यान रहेगा। लेकिन वहीं अगर अपन बात करें इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी के अंदर भी ब्लड प्रेशर तो हाई होगा, यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 या उससे ज्यादा, तो डायस्टोलिक प्रेशर 120 या उससे ज्यादा होगा। लेकिन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर एक्यूट ऑर्गन डैमेज होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि एक्यूट ऑर्गन डैमेज इसमें होगा। और कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन कौन कौन से होंगे? एक तो ब्रेन होगा, एक किडनी होगी, एक रेटिना होगा। ब्रेन के अंदर एनसेफेलोपैथी देखने को मिलेगी, तो किडनी का फेलियर हो सकता है, तो रेटिना के अंदर पेपिलोइडेमा की कंडीशन हो सकती है। समझ आई बात। तो ये तो अपन ने बात करी स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन की। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि पैथोलॉजी के अंदर हाइपरटेंशन को बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ ऑनसेट, ऑर्गन डैमेज और वेसल पैथोलॉजी के बिहाफ पे हाइपरटेंशन को दो टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो बिनाइंग हाइपरटेंशन,
तो एक अपन बात कर रहे हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। क्या होता है बिनाइन और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, वो समझते। देखिए अगर अपन बात करें बिनाइन हाइपरटेंशन की, तो इसका ऑनसेट स्लो होता है और इसके अंदर जो ब्लड प्रेशर के लेवल होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, मतलब मॉडरेट इंक्रीमेंट ही ब्लड प्रेशर में हुआ हुआ रहेगा इन द केस ऑफ बिनाइन हाइपरटेंशन। और इसके अंदर वेस्कुलर लीजन क्या देखने को मिलेंगे, हाइलिन चेंज देखने को मिलेगा। क्या होता है वो अभी अपन नीचे समझेंगे। और इसके सिवियरिटी की अगर बात करें तो क्रॉनिक डैमेज देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म में डैमेज देखने को मिलेगा बिनाइन के अंदर। तो वहीं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या होगा, वो बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। देखिएगा सबसे पहले तो इसका जो ऑनसेट होगा वो सडन होगा। इसके अलावा इसके अंदर जो ब्लड प्रेशर होगा वो काफी ज्यादा हाई होगा और जनरली अपन देखें तो 180 बाई 120 mmHg से ज्यादा ही होगा। ठीक है। और जो वेस्कुलर लीजन्स होंगे उसके अंदर हाइपरप्लास्टिक और फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है वो भी अपन नीचे समझेंगे। और ये सिवियरिटी की बात करें तो ये एक एक्यूट इमरजेंसी होगी, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत हाई है तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। समझ आई बात। तो ये अपन ने ओवरऑल बात करी हाइपरटेंशन की, उसके स्टेजेस की बात करी, पैथोलॉजी के अंदर उसके टाइप्स की बात करी। अब अपन बात कर सकते हैं वेस्कुलर चेंजेस इन हाइपरटेंशन की। किसकी, वेस्कुलर चेंजेस इन हाइपरटेंशन की। और ये जो वेस्कुलर चेंजेस होते हैं उसे अपन ने 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से 3 टाइप्स है एक बार देखिएगा। एक तो अपन बात कर रहे हैं हाइलिन आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बोला, हाइलिन आर्ट्रियोलो है, मतलब आर्ट्रियोल को अफेक्ट करेगा। वहीं अगर अपन बात करें सेकंड टाइप आता है हाइपरप्लास्टिक आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस, अगेन इट्स द आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस, आर्ट्रियोल को अफेक्ट करेगा। और थर्ड अपने पास आता है नेक्रोटाइजिंग आर्ट्रियोलाइटिस। समझ आई बात। अब एक एक करके इनकी बात करते हैं। अब भी अपन ने जो ऊपर देखे हाइपरटेंशन में बिनाइन और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन देखे, तो अपन ने कहा कि हाइलिन चेंज अपने को बिनाइन हाइपरटेंशन में देखने को मिलेगा, यानी कि ये कंडीशन अपने को बिनाइन के अंदर देखने को मिलेगी। वहीं हाइपरप्लास्टिक आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस और नेक्रोटाइजिंग आर्ट्रियोलाइटिस की जो कंडीशन होगी वो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में देखने को मिलेगी। किसमें, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में देखने को मिलेगी। ये अपन ऊपर से ही समझ चुके। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें हाइलिन आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस की, तो ये जो कंडीशन है वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है तो पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। फिजियोलॉजिकल कभी देखने को मिलेगी, एजिंग की वजह से, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी हाइलिन आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा। तो वहीं एक पैथोलॉजिकल कंडीशन की बात करें तो एक तो बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस के अंदर देखने को मिल सकती है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के अंदर, तो वहीं माइक्रो एंजियोपैथी के अंदर भी देखने को मिल सकती है इन डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर। समझ आई बात। सेकंड अपन बात कर रहे हैं हाइपरप्लास्टिक आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस की। देखिए ये जो हाइपरप्लास्टिक आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस होता है इसे प्रोलिफरेटिव आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है। क्यों ऐसा, क्योंकि इसके अंदर स्मूथ मसल सेल्स और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स जो है उसका प्रोलिफरेशन होगा। कैसे होगा वो अपन अभी नीचे समझेंगे। और सेकंड पॉइंट अपन ये कह रहे हैं कि जो हाइपरप्लास्टिक आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस है वो कैरेक्टरिस्टिक लीजन होता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का कैरेक्टरिस्टिक लीजन क्या होगा, हाइपरप्लास्टिक आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस होगा। समझ आई बात। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं नेक्रोटाइजिंग आर्ट्रियोलाइटिस की। देखिए इसके अंदर 2 कंडीशन देखने को मिल सकती है। एक तो अपन कह रहे हैं कि ये एक वेसल वॉल है। वेसल वॉल के कुछ पार्ट के अंदर अपन कह रहे हैं या तो हाइलिन आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस हो रखा है या फिर हाइपरप्लास्टिक आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस हो रखा है। और कुछ पार्ट के अंदर अपन कह रहे हैं नेक्रोसिस हो रखा है। क्या हो रखा है, नेक्रोसिस हो रखा है। और कौन से टाइप का नेक्रोसिस हुआ हुआ रहेगा, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हुआ हुआ रहेगा। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कौन सा नेक्रोसिस, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हुआ हुआ रहेगा। तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है। एक कंडीशन हो सकती है कि ये एक वेसल वॉल है। इस वेसल वॉल में यहाँ पे अपन कह रहे हैं या तो हाइलिन आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस हो रखा है या फिर हाइपरप्लास्टिक आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस हो रखा है। और इसी के ऊपर फिर नेक्रोसिस हो जाए, इसी के ऊपर फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस सुपर इम्पोज हो जाए। तो ये वाली जो कंडीशन होती है इसे अपन प्रोलिफरेटिव आर्ट्रियोलाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोलिफरेटिव आर्ट्रियोलाइटिस कहते हैं। और ये कंडीशन कॉमनली अपन देखें कि हाइपरप्लास्टिक आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस में ही देखने को मिलेगी कि हाइपरप्लास्टिक आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस हो रखा हो उसके ऊपर फिर नेक्रोसिस का सुपर इम्पोजमेंट हो जाए। हाइलिन में भी हो सकता है बट कॉमनली हाइपरप्लास्टिक में ही देखने को मिलता है। तो 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पहली वाले अपन ने ये बोली, दूसरे वाले अपन ने ये बोली। अब यहाँ पे देखिएगा नेक्रोटाइजिंग आर्ट्रियोलाइटिस में क्या हो रहा है कि हाइलिन या हाइपरप्लास्टिक आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस हो रखा है और उसी में अपन कह रहे हैं नेक्रोसिस होगा। और ये अपने को कभी देखने को मिलेगा, सीवियर और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में देखने को मिलेगा। इतना समझ आया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अब पैथोजेनेसिस की। अब पैथोजेनेसिस आप इस डायग्राम में ढंग से देखिएगा। तो देखिए
देखिएगा, अपन सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि कोई भी अगर स्ट्रेस वाली कंडीशन होगी, जैसे कि हीमोडायनामिक स्ट्रेस हो गया, मेटाबॉलिक स्ट्रेस हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो परमिएबिलिटी होगी वेस्क्यूलर वॉल की, एंडोथेलियम की जो परमिएबिलिटी होगी वो इंक्रीज करेगी, और जब परमिएबिलिटी इंक्रीज करेगी तो प्लाज्मा कंपोनेंट्स का लीकेज होगा, और जब ऐसा होगा तब हाइलिन आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा। इतना समझ आया? सेकेंड अपन कह रहे हैं कि फिर क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स और स्मूथ मसल सेल्स का प्रोलिफरेशन हो सकता है। क्यों ऐसा होगा कि अगर हाइपरटेंशन हो रखा है और वो हाइपरटेंशन अगर परसिस्ट करता है लंबे टाइम के लिए, तो वो जब परसिस्ट करेगा तो हाइपरटेंशन की वजह से एंडोथीलियल इंजरी होगी। क्या होगी? एंडोथीलियल इंजरी होगी। और फिर अपन देखें तो एंडोथीलियम और जो प्लेटलेट्स होंगे वो कुछ ग्रोथ फैक्टर्स का सिक्रेशन करेंगे, जैसे कि अपन कहेंगे प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। तो उन ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स भी बढ़ेगा और स्मूथ मसल सेल्स का प्रोलिफरेशन भी होगा। इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? हाइपरप्लास्टिक आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस कहेंगे। समझ आई बात? फिर अपन कह रहे हैं कि हाइपरटेंशन और लंबे टाइम के लिए रह गया, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो गया, तो उसकी वजह से वेस्क्यूलर इंजरी हो सकती है, और जब ऐसा होगा तो उसे अपन कहेंगे नेक्रोटाइजिंग आर्ट्रियोलाइटिस, जिसमें अपने को फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। तो कभी कभी अपने को न्यूट्रोफिल्स भी देखने को मिल सकते हैं। समझ आई बात? अब देखिए, फॉर द सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग अपन कह सकते हैं कि हाइलिन आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस से हाइपरप्लास्टिक आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस होता है, और इससे फिर नेक्रोटाइजिंग आर्ट्रियोलाइटिस होता है। ऐसा अपन कह सकते हैं, और बहुत सी कंडीशन में ऐसा होता भी है कि भाई पहले हाइलिन हुआ, फिर हाइपरप्लास्टिक, फिर नेक्रोटाइजिंग आर्ट्रियोलाइटिस। लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। हो सकता है पेशेंट के अंदर सीधा ही हाइपरप्लास्टिक आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस हो सकता है उसके अंदर सीधा ही नेक्रोटाइजिंग आर्ट्रियोलाइटिस भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हमेशा ये सीक्वेंस ही फॉलो हो। ये सिर्फ अपन ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला है। समझ आई बात? याद ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पैथोलॉजी की। देखिए, जो फर्स्ट डायग्राम अपन देख रहे हैं वो हाइलिन आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस का है, जो सेकंड डायग्राम है वो हाइपरप्लास्टिक आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस का है, जो थर्ड डायग्राम है वो नेक्रोटाइजिंग आर्ट्रियोलाइटिस का है। इधर देखिएगा, जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हाइलिन मटेरियल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हाइलिन मटेरियल आर्ट्रियोल के अंदर देखने को मिलेगा। सेकंड अपन बात कर रहे हैं कि जो स्मूथ मसल सेल्स है उसका प्रोलिफरेशन हुआ रहेगा, और ढंग से अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रोलिफरेशन हो रखा है, ये जो प्रोलिफरेशन हो रखा है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में हो रखा है। किसमें हो रखा है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में हो रखा है। इसके बारे में अपन देखेंगे नीचे, अभी आप ये याद रखिए। और वहीं जो नेक्रोटाइजिंग आर्ट्रियोलाइटिस है उसके अंदर फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो रखा है। अब एक एक करके इनके पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें हाइलिन आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस की, तो इसके अंदर जो अफेक्टेड आर्ट्रियोल होगी वो क्या शो करेगी? होमोजीनस इओसिनोफिलिक हाइलिन मटेरियल शो करेगी। क्या? होमोजीनस इओसिनोफिलिक हाइलिन मटेरियल को शो करेगी। तो वहीं अगर अपन बात करें हाइपरप्लास्टिक आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस की, ये कंडीशन कॉमनली अपने को किडनी के अंदर देखने को मिलती है, और इसमें होगा क्या कि जो आर्ट्रियोल होगी ना उसके अंदर मीडियल स्मूथ मसल फाइबर्स के अंदर कॉन्सेंट्रिक ऑनियन स्किन प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू पॉइंट भी बन सकता है, वाइवा पॉइंट भी बन सकता है कि कॉन्सेंट्रिक ऑनियन स्किन प्रोलिफरेशन किस में देखने को मिलता है? हाइपरप्लास्टिक आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस में देखने को मिलता है। याद रहेगा। थर्ड अपन बात कर रहे हैं नेक्रोटाइजिंग आर्ट्रियोलाइटिस की, जहां पे अपन ये कह रहे हैं कि जो आर्ट्रियोलर वॉल होगी वो ब्राइटली इओसिनोफिलिक फिब्रिनॉइड मटेरियल को शो करेगी। इन सिंपल टर्म्स अपन कह सकते हैं कि फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हुआ रहेगा। ठीक है। और ओकेजनली अपन देखें तो न्यूट्रोफिल्स भी देखने को मिल सकती है, ये अपन ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। तो ये अपन ने बात करी हाइपरटेंसिव आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस की। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अब मॉन्केबर्ग आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस की। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर आपको मॉन्केबर्ग आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस की स्लाइड दे दी जाएगी और फिर आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, और फिर उसके ऊपर इसका वाइवा होता है। ठीक है। तो देखिए, मॉन्केबर्ग आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस जो होता है इसे मीडियल कैल्सिफिक आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है। अब देखिए ध्यान से, मीडियल कैल्सिफिक आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या है कि ट्यूनिका मीडिया के अंदर कैल्सिफिकेशन होगा, ट्यूनिका मीडिया में कैल्सिफिकेशन होगा। इधर की तरफ देखिएगा कि कौन सा तरीके का कैल्सिफिकेशन होगा? डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होगा। और सेल्यूलर एडेप्टेशन और सेल इंजरी के चैप्टर में अपन ने देखा है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में डी आता है, तो ये डेड और डीजनरेटेड टिश्यू के अंदर होता है। तो ये डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होगा किसके अंदर? जो लार्ज और मीडियम साइज की मस्कुलर आर्टरीज होती है उसके ट्यूनिका मीडिया के अंदर डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होगा।
उसमें भी स्पेशली अगर अपन देखें तो एक्सट्रीमिटीज और जेनाइटल ट्रैक्ट की लार्ज और मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरीज के अंदर डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होगा। ये कंडीशन अपने को मोंकेबर्ग आर्टरियोस्क्लेरोसिस में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अपन कह रहे हैं कि ये कंडीशन जो है वो कभी देखने को मिलेगी, 50 इयर्स से ज्यादा की एज में ही देखने को मिलेगी। मतलब ये भी एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसलिए अपन कह रहे हैं कि ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है तो पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। फिजियोलॉजिकल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एज रिलेटेड है, एजिंग के साथ में नॉर्मल चीज है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं इस डायग्राम की। इस डायग्राम को आप ढंग से देखिएगा, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है। आपको यही स्लाइड जो है वो बना के आनी होती है एग्जाम के अंदर जब प्रैक्टिकल होगा तब। इसमें आप ढंग से देखिए, ये जो आप देखिए ट्यूनिका इंटीमा जो दिख रही है पिंक पिंक कलर की, उसके अंदर कैल्सिफिकेशन हो रखा है। और कौन से तरीके का कैल्सिफिकेशन हो रखा है? डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हो रखा है। तो वहीं जो अंदर वाली लेयर है, ये जो ट्यूनिका इंटीमा है, वो अनइन्वॉल्व है, यानी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रखा। और बाहर की तरफ ये देखिए जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया दिखा रखी है, इसमें भी कुछ भी नहीं हुआ हुआ रहता है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि जो ट्यूनिका मीडिया है उसके अंदर कैल्शियम सॉल्ट्स का डिपोजिशन हो रहा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि मोंकेबर्ग आर्टरियोस्क्लेरोसिस के अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, याद रहिएगा। इसके अलावा अपन देखें तो है ना, मोंकेबर्ग आर्टरियोस्क्लेरोसिस के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस के चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। अब एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है वो अपन आने वाले 2 और 3 लेक्चर्स होंगे उसमें डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल अपन ने ये बात करी मोंकेबर्ग आर्टरियोस्क्लेरोसिस की। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. If you found this lecture useful, then do like, share and subscribe the channel, and thank you for watching.